अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपके साथ है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस बेयरिंग अ चार्ज ऑफ 26 E and in its innermost electron if the distance between them is 1 into 10 raised to power minus 12 meters। सिंपल सा क्वेश्चन है कूलम्स लॉ पे। और इस क्वेश्चन में आपको जो डेटा गिवन है वो आपके साथ जो है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। 10 टू वो 26 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है न्यूक्लियस पे, ठीक है। आपको पता है कि आयरन न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उस पर 26 E का चार्ज आ जाएगा। और E जो है ये प्रोटॉन का चार्ज भी कंसिडर किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर प्लस E है तो ये प्रोटॉन का चार्ज है, माइनस E है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसी तरह इनर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज हमने माइनस E लिख दिया। E जो है बजाते खुद किसके इक्वल है, वो 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम्स के इक्वल है। सेपरेशन भी आपको गिवन है और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पूछा गया है। आपने सिर्फ इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यूज़ पुट करके आपने आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ जो ये माइनस है ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके साथ जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का फोर्स है। सो कंक्लूजन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ न्यूक्लियस having a charge 26 E an electron which is at the distance of 10 raised to power minus 12 meters is 6 into 10 raised to power minus 3 Newton, and the minus sign shows that the force is that of attraction, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट स्टूडेंट है कि चार्जेस 2 माइक्रोकूलम minus 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of equilateral triangle of sides 10 cm, ठीक है। ये आप देख सकते हैं चार्ज Q1, चार्ज Q2 और चार्ज Q3, ये तीनों जो हैं आपके साथ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो लेंथ ऑफ वन साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी हर साइड की लेंथ जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द 4 कूलम चार्ज। इस 4 कूलम चार्ज पे आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, इस 4 कूलम चार्ज पे दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं। एक जो है वो तो Q1 का जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इस 4 कूलम चार्ज पे, और दूसरा Q2 का जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है 4 कूलम चार्ज पे। स्टूडेंट्स, ये Q1 जो चार्ज होगा, चूंकि Q1 भी पॉजिटिव है और ये Q3 ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 इस पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड की तरफ होगी। और Q2 चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो देखें इसकी डायरेक्शन को आप देखें वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। और ये जो आपके साथ दो फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, आपने ये दो फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले, और फिर इन दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है डायग्राम के मुताबिक, वो एंगल यहाँ पे 120 बन रहा है। तो फिर उस एंगल के लिहाज से आपने इन दोनों फोर्सेस का वेक्टोरियल सम लेना है, ठीक है। जो आपने फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा है कि वेक्टर्स को आप कैसे ट्रीट करते हैं और वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो डेटा आप मेंशन कर लें। Q1 चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, Q2 चार्ज -3 माइक्रोकूलम है, Q3 चार्ज 4 माइक्रोकूलम है। सेपरेशन किसी भी दो चार्जेस के दरमियान 10 सेंटीमीटर है या 0.1 मीटर है, और जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 9 है। और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड फोर्स ऑन Q3। अब फोर्स ऑन Q3 जो है वो कुछ स्टेप्स में फाइंड होगा। सबसे पहले हम जो है Q1 का फोर्स फाइंड करेंगे, F1।
जिसमें चार्जेस एक Q1 कंसिडर करेंगे और एक Q3 कंसिडर करेंगे, ठीक है। और वहां से आपके साथ रिजल्ट आ जाएगा 7.2 न्यूटन। अब हम इस Q2 का फोर्स फाइंड करेंगे, जिसमें एक Q2 कंसिडर करेंगे और दूसरा Q3 कंसिडर करेंगे, और ये फोर्स आपके साथ आ जाएगा -10.8। स्टूडेंट्स, इस 7.2 के साथ प्लस का साइन है, मतलब ये फोर्स रिपल्सिव है, और 10.8 के साथ माइनस का साइन है, मतलब ये फोर्स अट्रैक्टिव है, ठीक है। जब आपने ये दो फोर्सेस फाइंड कर लिए और इनके दरमियान आपको एंगल का भी पता है 120 डिग्रीज, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला है जो हमने फर्स्ट ईयर वेक्टर्स में पढ़ा था। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए आप रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, बाकी काम जो है वो कैलकुलेटर का है। इस वैल्यूज को पुट करते हुए आप यहाँ पे देखें कि हमने उस 10.8 के साथ माइनस का साइन नहीं लगाया, क्योंकि उस माइनस का साइन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन होती है, और यहाँ पे जो वैल्यूज यूज हुई हैं ये सारी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज यूज हुई हैं, तो इसमें आपने माइनस साइन जो है इस फार्मूला में नहीं लगाना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज मैग्नीट्यूड की वैल्यूज हैं इस फार्मूला में, ठीक है। तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ उसकी स्टेटमेंट ये है कि two equal and opposite charges of magnitude 2 multiplied by 10 raised to power minus 7 coulomb are placed 15 centimeter apart. What is the magnitude and direction of intensity at a point midway between the charges? What is the force which will act on a proton if it is placed there? Students, एक चार्ज है Q1 जो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज है Q2 जो नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो ये आपके साथ गिवन डेटा हो गया, सेपरेशन भी हमें गिवन है, ठीक है, और चार्जेस की वैल्यूज भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, बिल्कुल मिड वे पे, इसके बिल्कुल मिड वे पे दरमियान में हमने इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, और दूसरी बात, अगर हम इसी पॉइंट पे एक प्रोटॉन रख दें तो उस प्रोटॉन पे उस इंटेंसिटी की वजह से फोर्स जो है वो कितना अप्लाई होगा। तो फार्मूलाज जो हैं, आपको इंटेंसिटी और फोर्स के फार्मूलाज का पता है, वो फार्मूला की हेडिंग देख के वो फार्मूलाज मेंशन कर लें। स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमें जो है इस मिड पॉइंट पे, ये जो मिड पॉइंट है आपके साथ, सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी, फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी, और फिर चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी तो हम दोनों को प्लस करके कंबाइंड रिजल्ट मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले E पॉजिटिव फाइंड करते हैं, जिसमें हम Q1 को यूज करेंगे, ठीक है, और वो वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लें। फिर E नेगेटिव फाइंड करते हैं, जिसमें हम Q2 को यूज करेंगे और वो भी वैल्यूज यूज करके आंसर निकाल लें। Students, now finding the net intensity by applying superposition theorem, as the diagram shows that the E positive and E negative are same, so the net intensity will add up, ठीक है। तो ये net intensity के लिए आपने दोनों को प्लस कर दिया, और net intensity आपके साथ आ गई 0.64 into 10 raised to power 6 न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, फ्रॉम Q1 टू Q2 होगी। अब अगर एक प्रोटॉन को हम प्लेस कर दें तो स्टूडेंट्स, फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू E, तो Q की जगह प्रोटॉन का चार्ज लिखें और E की जगह वो वैल्यू लिखें जो ऑलरेडी आपने फाइंड कर ली है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके साथ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 3। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4, two positive charges of 15 into 10 raised to power minus 10 coulomb and 13 into 10 raised to power minus 10 coulomb are placed 12 centimeter apart. Find the work done by bringing the two charges 4 centimeter closer. Students, दो positive charges हैं Q1 और Q2, और वो 12 सेंटीमीटर अपार्ट है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो अगर हम क्वेश्चन के मुताबिक अगर एक चार्ज को 4 सेंटीमीटर और करीब लाएंगे तो फील्ड तो इस काम को सपोर्ट नहीं करेगा,
फील्ड तो इस काम को अपोज करेगा, तो हमें वर्क करने की ज़रूरत होगी और वही वर्क जो है हमसे मांगा गया है कि वो वर्क फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स दो चार्जेस हैं, Q1 वो 15 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है, एक Q2 जो कि 10 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है, और सेपरेशन भी आपको गिवन है। स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देखें तो मैं जो मोशन दे रहा हूँ वो मैं Q2 चार्ज को मोशन दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि Q2 चार्ज Q1 से छोटा है, तो मैंने Q1 को सोर्स चार्ज कंसिडर कर लिया, वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, और Q2 छोटा चार्ज है और उसको मैं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव कर रहा हूँ अगेंस्ट द पोटेंशियल। तो मुझे वर्क करना होगा क्योंकि फील्ड इस काम को सपोर्ट नहीं कर रहा, फील्ड इस काम को अपोज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स वर्क का फॉर्मूला है Q डेल्टा V, ठीक है। तो Q तो आपके साथ वो चार्ज है जिसको हम मूव करा रहे हैं, Q यहाँ पे ये Q2 है, ठीक है, Q2 को हम मूव करा रहे हैं, लेकिन आपको वर्क फाइंड करने के लिए डेल्टा V भी फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट्स वर्क का फॉर्मूला Q डेल्टा V, और डेल्टा V की जगह हमने क्या लिखा, VB माइनस VA। VB माइनस VA क्यों लिखा? क्योंकि B पॉइंट फाइनल पॉइंट है और A पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने वो बात कंसिडर कर ली है कि as Q2 is less than Q1 in magnitude, so we consider Q2 as a test charge, हम उसे मूव कराएंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, फाइंडिंग VA एंड VB, VA और VB फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स VA के लिए फॉर्मूला है KQ1/R, लेकिन A के लिए डिस्टेंस आपने क्या यूज करना है, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यूज करना है, और जब पॉइंट B पे वो 4 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा तो अब उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, अब 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आपने इसका आंसर निकाल लेना है और VB का भी आंसर आपने निकाल लेना है, और फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, और इसका जो आंसर आएगा वो आपने टेस्ट चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके साथ वर्क डन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्क डन आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, a hollow sphere is charged to 14 microcoulomb. Find the potential at the surface inside and a distance of 0.2 from the surface, ठीक है। तो एक हॉलो स्फीयर है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, और ये हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है, तो वो पॉजिटिव चार्ज आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इस स्फीयर का रेडियस आपको गिवन है 0.3 मीटर्स। स्टूडेंट्स 3 जगह पे इंटेंसिटीज फाइंड करनी है, सरफेस पे फाइंड करनी है, मतलब जिसके लिए R क्या है, 0.3 मीटर्स है। इनसाइड द सरफेस फाइंड करनी है जिसके लिए R की वैल्यू 0.3 से कम होगी, और आउटसाइड द सरफेस एट अ पॉइंट C फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, जो कि सेंटर से वो पॉइंट C कितने फासले पे है, 0.5 मीटर्स के फासले पे है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला आपको पता है पोटेंशियल का, KQ/R, और इस फार्मूला के हेल्प से पोटेंशियल में हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स कि इनसाइड जो है सरफेस पे पोटेंशियल आपका मैक्सिमम होता है, इनसाइड पोटेंशियल आपका वही सेम रहता है, और आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो फिर रेडियस के साथ डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं, और फार्मूला में आपने वही वैल्यूज पुट करनी है जो आपको गिवन है, ठीक है। तो सरफेस पे तो पोटेंशियल आपके साथ आ गया 42 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। अब इनसाइड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंडक्टर में इनसाइड इंटेंसिटी जो है वो 0 की इक्वल होती है, तो अगर आप इंटेंसिटी की जगह 0 पुट कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलता है कि पोटेंशियल का चेंज भी 0 है, मतलब VB माइनस VA 0 है, मतलब VB के इक्वल है, मतलब सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा इनसाइड पे भी वही पोटेंशियल होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। आप इस ग्राफ में भी इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उस स्फीयर के अंदर भी वही पोटेंशियल होगा,
मतलब B पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल होगा। और फिर C पॉइंट के लिए जो है सरफेस के बाहर, उसमें तो फिर आप R की जगह 0.5 यूज़ करें, बाकी वैल्यूज़ वही यूज़ करें, आपके साथ पॉइंट C पे भी पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 5 था, जिसमें हमने इनसाइड सरफेस पे और सरफेस से बाहर पोटेंशियल फाइंड किया। Students, problem number 6. 280 joules of work is done in carrying a 2 coulomb charge from one place to another, where the potential is minus 12 volt, to another place where the potential is V volt. Calculate the value of V. तो स्टूडेंट्स आपके साथ इनिशियल पोटेंशियल -12 है, फाइनल पोटेंशियल गिवन नहीं है, वर्क गिवन है और चार्ज गिवन है, और हमसे कहा गया है कि वो फाइनल पोटेंशियल फाइंड करें। तो फाइंडिंग वीबी, फार्मूला पोटेंशियल का है चेंज इन पोटेंशियल का वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है और इसी फार्मूला में हमने वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, और वी तो हमने फाइंड करना है। वी की जगह -12 पुट कर दिया, वर्क की जगह 280, चार्ज की जगह 2 कूलम। सिंप्लीफाई करें, आपके साथ 128 वोल्ट का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। The electric field at a point due to a point is 26 Newton per coulomb, and the electric potential at that point is 13 joules per coulomb. Calculate the distance of the point from the charge and find the magnitude of the charge. Students, एक point है और वो point एक electric field के अंदर है, एक चार्ज है जिसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है। इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी 26 है और पोटेंशियल 13 है, और आपसे कहा गया है कि आप इस पॉइंट का सेपरेशन भी फाइंड करें और ये चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करें। ठीक है, ये आपके साथ डायग्राम यहाँ पे मेंशन है। गिवन डेटा वो भी आपके साथ मेंशन है। रिक्वायर्ड क्या चीज़ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है और चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी यूज़ होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो जनरल फार्मूला है वो भी यूज़ होगा। सबसे पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला से डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लें। आपके साथ E और B की वैल्यू गिवन है, तो आप इजीली यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो फिर पोटेंशियल का, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का जो फार्मूला है उसको चार्ज के लिए सब्जेक्ट करें और वहाँ से फिर आप चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी स्टेटमेंट है आपके साथ कि 2 point charges of 8 microcoulomb and -4 microcoulomb are separated by a distance of 10 centimeter in air. At one point on the line joining, the electric potential is 0. Students, आपके साथ ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, और एक आपके साथ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपके साथ नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो 8 माइक्रोकूलम का है और नेगेटिव चार्ज जो है वो -4 माइक्रोकूलम का है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है ये साइन सेंसिटिव है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपने फाइंड करना है तो +Q पुट करना होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फाइंड करना है तो -Q पुट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस टोटल सेपरेशन को जो कि हमें गिवन है वो 10 है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अगर हम इसमें से एक पॉइंट कंसिडर कर लें दरमियान में और हम कहते हैं कि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे नेट पोटेंशियल जो है वो 0 होगा, क्योंकि Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो हो सकता है कि उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए और नेट पोटेंशियल आपके साथ 0 हो जाए। तो ये जो पॉइंट A है, Q1 से हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये x फासले पे है
और Q2 से हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये 0.1 माइनस एक्स के फासले पे है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब Q1 की जगह जो पोटेंशियल होगा वो k Q1 बाई एक्स होगा, Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो k Q2 बाई 0.1 माइनस एक्स होगा। हम दोनों को ऐड करके नेट रिजल्ट को 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एक ऐसा पॉइंट फाइंड करें जहां पे नेट पोटेंशियल 0 के इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों को ऐड करके रिजल्ट को 0 के इक्वल कर दिया, और जितनी कैंसिलेशन जो है वो हो सकती थी k और k कैंसिल हो गए, 10⁻6 और 10⁻6 कैंसिल हो गए। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एंड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। Q1 से डिस्टेंस है। अगर आप चाहे तो आप इसी x को 10 सेंटीमीटर से माइनस कर लें तो Q2 से डिस्टेंस भी आपके साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो दोनों डिस्टेंसेस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, Q1 से और Q2 से। Question number 9. An electron which is with initial speed of 29 into 10 raised to power 5 is fired at the same direction to the electric field whose magnitude is 80 Newton per coulomb. How far does the electron travels before coming to rest? ठीक है, तो ये तो न्यूटन इक्वेशंस का सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड गिवन है, इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 80 है। स्टूडेंट्स हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए होगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, तभी हम जो है इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो इक्वेशन यूज़ करना है, थर्ड इक्वेशन यूज़ करना है, और थर्ड इक्वेशन में अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। F इज इक्वल टू क्यू ई, एफ की जगह एम ए पुट कर दिया, वहाँ से ए को सब्जेक्ट कर लिया, तो हमारे साथ एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। एक्सेलरेशन को फाइंड करें, और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के बाद आप न्यूटन इक्वेशंस यूज़ करें, और वहाँ से न्यूटन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से आप डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 कैपेसिटर्स 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड are connected in series to a potential of 250 volt supply. Find the total capacitance, the charge on each capacitor and the potential difference across each capacitor. Students, इसमें बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आपने टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है, चार्ज ऑन Q1, चार्ज ऑन Q2, चार्ज ऑन कैपेसिटर 3, फिर ड्रॉप ऑन कैपेसिटर 1, ड्रॉप ऑन कैपेसिटर 2 और ड्रॉप ऑन कैपेसिटर 3। ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। सीरीज कम्बिनेशन का सर्किट आपको पता है, और उसका जो इक्विवेलेंट फार्मूला है सीरीज कम्बिनेशन में, रेसिप्रोकल एडिशन जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी कंबाइंड इफेक्ट फाइंड करें। तीनों कैपेसिटेंस आपके साथ गिवन है, कैलकुलेटर के हेल्प से आप इसे सॉल्व कर लें और आपके साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के हेल्प से स्टूडेंट्स आप वो चार्ज फाइंड करें जो बैटरी से निकल रहा है, ठीक है, और फार्मूला यूज़ करें Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। तो वहाँ से आपके साथ वो चार्ज आ जाएगा जो बैटरी से निकल रहा है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि सीरीज़ में जो बैटरी से चार्ज निकलता है, हर कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज स्टोर होता है। तो Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज़ वही होंगी जो आपके साथ बैटरी से चार्ज निकला है, ठीक है। तो ये तीन तो फाइंड हो गए। अब आते हैं पोटेंशियल्स के लिए। तो V1 का फॉर्मूला Q1 बाई C1 होगा, V2 का फॉर्मूला Q2 बाई C2 होगा, और V3 का फॉर्मूला Q3 बाई C3 होगा। सारा डेटा आपके साथ मौजूद है, सिर्फ वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, कैलकुलेटर से आंसर्स फाइंड आउट कर लें। और ये कंक्लूजन में हमने डायग्राम भी बना लिया,
और जितना डेटा फाइंड करना था वो सारा का डेटा हमने जो है यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ है कि डायग्राम का क्वेश्चन है। वैसे तो डायग्राम का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बहरहाल आप इसे चेक करें। एक डायग्राम का क्वेश्चन है जिसमें दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं, 2 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, और उसके साथ एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है 3 माइक्रोफैरड का, और आपसे कहा गया है कि आप चार्ज फाइंड करें इस 5 माइक्रोफैरड पर। ये वाला जो कैपेसिटर है, C1 की वैल्यू इस वाले की वो 3 माइक्रोफैरड है, ये जो C2 है ये वाला ये 5 माइक्रोफैरड है, और C3 जो है ये वाला ये आपके साथ 5 माइक्रोफैरड है। C2 जो है वो 2 माइक्रोफैरड है, और फाइंड करना है द चार्ज विच इज पासिंग या विच इज स्टोर्ड ऑन द 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स बाकी सारा डेटा मौजूद है। पोटेंशियल जो है वो डायग्राम से आप देख सकते हैं 6 वोल्ट की वैल्यू है। पैरेलल में आपको पता है हम सिंपल एडिशन करते हैं और सीरीज में हम रेसिप्रोकल एडिशन करते हैं, तो ये फार्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट, देन वी फाइंड द टोटल चार्ज फ्रॉम द बैटरी, देन वी फाइंड द चार्ज टू C3। ये तरीका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स टोटल कैपेसिटेंस में ये दोनों पैरेलल में है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो इस वाले को सीरीज में होगा। तो पैरेलल में तो आप सिंपल एडिशन करते हैं, तो सिंपल एडिशन जो है वो आपके साथ C2 और C3 2 + 5 क्या हो जाएगी 7 माइक्रोफैरड हो जाएगी। और मतलब ये जो कैपेसिटर है जो इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है ये 7 हो जाएगा, और आपके साथ फिर 7 और 3 किस में कनेक्ट है पैरेलल में, तो उस पे पैरेलल का फार्मूला जो है वो यूज करें। ठीक है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके साथ आखिर में कितना आ जाएगा 2.1 माइक्रोफैरड। इस 2.1 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस पे फार्मूला यूज करें लॉ ऑफ कैपेसिटेंस का, और वहां से वो चार्ज फाइंड करें जो बैटरी से निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है वो भी आपके साथ आ जाएगा। बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है वो फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स आप C1 पे पोटेंशियल फाइंड करें। ठीक है, ये जो डायग्राम में जो आपके साथ ये वाला कैपेसिटर है इस पे पोटेंशियल फाइंड करें C1 पे। ठीक है, तो C1 पे पोटेंशियल फाइंड करने के बाद जो है वो 4.2 वोल्ट आएगा। तो अगर C1 पे 4.2 वोल्ट आता है तो वो जो बाकी का जो पैरेलल सर्किट है उस पे पोटेंशियल आपके साथ आएगा 1.8 वोल्ट का, क्योंकि जो बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट का, उसमें 4.2 का आप यहाँ देखें सर्किट में, तो अगर 4.2 का यहाँ पे यूज हो रहा है तो 1.8 का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होते हैं, मतलब C2 पे भी 1.8 है और C3 पे भी 1.8 है। तो एक दफ़ा अगर आपको C3 के अक्रॉस पोटेंशियल का पता चल गया है तो फिर C3 के लिए फार्मूला यूज़ करें Q3 = C3V3, और वहाँ से Q3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की जितनी डिस्कशन हुई है ये सारी इस टेबल में आप पूरी देख सकते हैं। बैटरी से जो चार्ज निकला वो 12.6 माइक्रो कूलम का था। वो चार्ज इस कैपेसिटर पे तो पूरा का पूरा स्टोर हो गया, लेकिन वो चार्ज जब यहाँ आया तो दो रास्तों में स्प्लिट हो गया, और इस कैपेसिटर C3 पे सिर्फ कितना चार्ज स्टोर हुआ है 9 का, और इस C2 पे 3.6 का स्टोर हुआ है। तो टोटल कितना है, टोटल 12.6 माइक्रोकूलम का चार्ज आपके साथ स्टोर हो गया है। लास्ट प्रॉब्लम, a 6 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 120 volt, then that capacitor is connected to a 4 microfarad uncharged capacitor, find the combined potential। स्टूडेंट्स एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 120 वोल्ट है। इसको चार्ज करके फिर हम एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगा देते हैं जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, और आपसे नेट पोटेंशियल का पूछा गया है।
स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सबसे पहले हमने इस 6 माइक्रोफेरेड को 120 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करके चार्ज करना है। तो जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा वो आप फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो चार्ज होगा 720 माइक्रो कूलम। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी चार्ज कैपेसिटर को हमने एक अनचार्ज्ड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पैरेलल में ये जो आपके साथ C इक्विवेलेंट होगा वो 10 माइक्रोफेरेड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में दोनों ऐड होते हैं। और चार्ज तो वही है, टोटल चार्ज जो है वो वही है 720 माइक्रोफेरेड। इसमें ठीक है, यहाँ से चार्ज आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो यही रहेगा, 720 माइक्रो कूलम ही रहेगा। और आपने बी नेट फाइंड करना है, तो आप फार्मूला यूज़ करें Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट B इक्विवेलेंट, वहाँ से B इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर लें और वो 72 वोल्ट आपके साथ आएगी। इसके साथ आपके प्रॉब्लम्स जो हैं 12 प्रॉब्लम्स वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 को आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।